हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं विच इज़ वाटर। लास्ट चैप्टर में आपने एयर के बारे में पूरा देखा, उस कंपोजिशन वगैरह देखा था। इस बार हम लोग इस चैप्टर में वाटर के बारे में देखेंगे। तो आपके दिमाग में जब आप पानी के बारे में सोचते हो तो क्या आता है? कई बार आपके दिमाग में इमेज आती होगी रिवर्स की, वाटरफॉल्स की, या जब बारिश का पानी गिरता है तो टप टप करके आवाज़ आती है, वो चीज़ आपके दिमाग में आती होगी। या जो पानी आपके घरों में, आपके नलों में जो टैप्स में आता है, उसकी आपको याद आती होगी। आप उस तरह से उसको इमेजिन कर पाते होगे। कई बार जो बच्चे होते हैं, बारिश के पानी में जो छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर जाता है, उसके अंदर पेपर बोट्स को चलाना पसंद करते हैं। अब ये जो पडल्स बन जाते हैं, जो ये छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर जाता है, ये भी थोड़ी देर में दोपहर के टाइम तक लगभग गायब हो जाते हैं। तो ये सभी पानी जा कहाँ रहा है? तो ये जितना भी पानी है आपका, जब सन की एनर्जी पड़ती है, हीट पड़ती है, तो उसकी वजह से उसमें इवेपोरेशन होता है। वो ऊपर की ओर भाप बन के उड़ जाता है, वाटर वेपर बन के। और उसके बाद जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा और वो कूल डाउन होने लग जाता है। कूल डाउन होगा तो कंडेंस होने लग जाएगा, कंडेंस होगा तो क्लाउड का फॉर्मेशन कर देगा। अब क्लाउड बन जाएगा तो एक सेचुरेशन लेवल पे पहुंचने के बाद उसमें से वो रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में, या स्नो के फॉर्म में, या स्लिट के फॉर्म में लैंड पे या ओशियंस में या सीज में वापस से ये आ जाता है। इसी को हम लोग, ये जो पूरा एक लगभग साइकिल चली, ये प्रोसेस हुई, इसी को हम लोग वाटर साइकिल भी कह देते हैं। तो वाटर साइकिल क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वो अपनी फॉर्म को लगातार कॉन्टिन्यूली चेंज करता रहता है और सर्कुलेट करता रहता है। किसके बीच में? ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। कैसे? यहाँ पे देखिए इस फिगर में। यहाँ पे मान लीजिए ये ओशियन है या कोई वाटर बॉडी है, यहाँ से पानी का इवेपरेशन हुआ। क्यों हुआ? कहीं पे सन होगा, उसकी वजह से। यहाँ मान लीजिए सन है तो इसकी वजह से यहाँ पे हीट पहुँच रही है, उसकी वजह से इवेपरेशन हो रहा है आपका। ठीक, तो इवेपरेशन हुआ, यहाँ से पानी वाटर वेपर के फॉर्म में बन के, ऊपर भाप के फॉर्म में बन के उठेगा, और ऊपर जाते जाते मौसम ठंडा होने के कारण कंडेंसेशन होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, वहाँ से बारिश होगी। बारिश हो सकता हो आपकी ओशियंस पे डायरेक्ट हो तो डायरेक्ट ओशियन में वाटर पहुँच जाएगा। अगर लैंड पे होगी, मतलब माउंटेन्स वगैरह में या जो भी प्लेन्स वगैरह कहीं भी पानी गिरेगा, तो वो रिवर्स से होते हुए वापस से वो ओशियन तक पहुंचा दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह से लगातार ये एक साइकिल चलती रहती है, और इसी साइकिल को हम लोग वाटर साइकिल बोल देते हैं। तो आवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। अब टेरेरियम क्या चीज़ होती है? टेरेरियम होता है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल इनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। आपके यहाँ कुछ इस तरह के जार आपने जैसे ले लिया है, इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग समझते हैं कि टेरेरियम है क्या एक्चुअली में। तो ये कुछ इस तरह का आपने जार ले लिया, उसके अंदर आपने पहले एक मिट्टी की लेयर यहाँ पे बना दी। मिट्टी की लेयर के बाद उसके ऊपर ह्यूमस वगैरह की एक लेयर आपने बना दी। उसके ऊपर आपने लार्ज प्लांट्स को रख दिया, उसमें अगल बगल में उसके छोटे छोटे प्लांट्स को लगा दिया साइड बाय साइड। उसके बाद वाटर एक किसी बॉटल से आपने इसमें स्प्रे कर दिया। स्प्रे करने के बाद आप इसको इनक्लोज कर दोगे, या तो फुल्ली कर दोगे या पार्शियली आप इसको बंद कर दोगे। तो कुछ इस तरह से आपने एक टेरेरियम अपना खुद का बना लिया। इसमें हो क्या रहा है? अब क्योंकि ये क्लोज्ड है, तो यहाँ से जो हीट, यहाँ पे एनर्जी तो यहाँ पे भी है ना, तो हीट यहाँ पे जो पहुँचेगी, उसकी वजह से ये वाटर जो होगा, यहाँ का जो स्प्रे आपने कर रखा है, वो सॉइल से, ह्यूमस से आपका इवेपरेट होगा, ऊपर उठेगा। ऊपर उठेगा, आपकी जो ये ग्लास जार है, इसके ऊपर ये वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बन जाएगा, बैठ जाएगा, और वहाँ से वापस से नीचे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से वाटर इसमें लगातार घूमता रहेगा, सर्कल करता रहेगा। ऐसा ही कुछ अपने अर्थ पे भी तो हो रहा है लगातार। वही जो पानी वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जा रहा है, वही कंडेंस हो रहा है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, और प्रेसिपिटेट होकर रेन के, स्लीट के, स्नो के, हेल के फॉर्म में नीचे की ओर आ जा रहा है। तो कुछ इस तरह से वाटर साइकिल लगातार आपकी चल रही है। इस वजह से आपका अर्थ जो है वो एक टेरेरियम का फॉर्म ले लेता है। जैसे आपके घरों में ये एक आर्टिफिशियल सजाने की तरह आप लोग यूज़ करते हो। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। तो जो पानी सेंचुरीज पहले, बहुत सौ साल पहले हो सकता हो जो पानी रहा हो, वही सेम वाटर जो है आपका आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्या पता जो पानी आज हरियाणा में या यूपी में या इंडिया के किसी भी जगह पे या वर्ल्ड में किसी और जगह पे जहाँ भी यूज़ किया जा रहा है, हो सकता हो कभी अमेजोन रिवर में वो जो है पानी आपका फ्लो करता रहा हो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। इस तरह से मतलब अलग अलग जगह का पानी अलग अलग जगह पे पहुंच रहा है लगातार वाटर सर्किल के थ्रू। अब ये जो पानी है, ये भी इनका दो टाइप है, एक फ्रेश वाटर होगा, एक आपका सैलाइन वाटर होगा।
फ्रेश वाटर जो होगा वो कहाँ कहाँ आपको मिलेगा, वो आपको रिवर्स में मिल जाएगा, पॉन्ड्स में मिल जाएगा, स्प्रिंग्स में मिल जाएगा, ग्लेशियर्स में जो हमेशा स्नो कैप्ड रहती हैं, है ना, उन सब जगहों पे आपको ये पानी आपका फ्रेश वाटर आपको मिल जाएगा। अब जो ओशियन बॉडीज़ होती हैं या सी जो होती हैं उन सब में आपका साल्टी वाटर प्रेजेंट होता है। ये कई सारी जो लेक्स होती हैं जिसमें सॉल्टी वाटर प्रेजेंट होता है, तो इन सब जगहों पे आपका सॉल्टी वाटर होता है। द वाटर ऑफ द ओशियंस इज सॉल्टी और सेलाइन एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स। ठीक है, तो अब ये जो पानी सॉल्टी है ओशियंस का, सीज़ का या लेक्स का, ये सब सॉल्टी क्यों है? क्योंकि इसमें जो अमाउंट है सॉल्ट की वो डिजॉल्व रहती है। अब ये सॉल्ट आता कहाँ से है? ये हो सकता हो जो ओशियानिक क्रस्ट है, जो आपका बेस है उसका ओशियन का, उसमें जो प्रेजेंट रॉक्स होंगी वो किसी ऐसे मिनरल से बनी होंगी जो साल्टी हो थोड़ा, है ना, तो वो जब डिज़ोल्व होगा तो आपका ओशियन वाटर भी सेलाइन हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से भी हो सकता है। बाकी लेक्स वगैरह या जो ओशियन में जो रिवर्स अपना सिल्ट वगैरह ला के डालती हैं, है ना, तो पूरा उनका जो वाटर ड्रेन करती हैं, तो उसकी वजह से भी ये सॉल्टी हो सकता है। अब ये जितना भी सॉल्ट है आपका प्रेजेंट, ये मोस्ट ऑफ इट इज़ सोडियम क्लोराइड NaCl। ये जो भी आपका सॉल्ट इसमें सब में प्रेजेंट है वो मोस्ट ऑफ इट इज़ सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट, जहाँ से आप लोगों को सॉल्ट मिलता है अपने खाने पीने वाला, है ना, तो ये सब सॉल्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है अपने वर्ल्ड का। इसमें जो आपकी वर्ल्ड की मेजर सीज़ हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ये सब इसमें शो की गई हैं। अब जैसे साउथ अमेरिका में आप चलते हैं तो वहाँ पे अमेज़न रिवर बनाती है, अपना बेसिन रखता है इसका, है ना, ये हो गया। ये आपकी रिवर्स हैं, जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं आपकी। मान लीजिए अब इसमें है मिसिसिपी दी है, मिसोरी यहीं पे है, कोलोराडो रिवर यहीं पे है। ठीक है, तो ये सब रिवर्स नॉर्थ अमेरिका में है आपकी। फिर अफ्रीका में आपकी नाइजर रिवर दिख रही है, कॉन्गो रिवर, और यहाँ पे ओरेंग रिवर आपको दिख रही है, नाइल रिवर आपको दिख रही है। तो ये सब रिवर्स यहाँ पे आपकी प्रेजेंट हैं। एशिया में आप चलेंगे तो आपको यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर दिख रही है, वांगहे दिख रही है, यांगजी रिवर यहीं पे प्रेजेंट है आपकी, और नीचे आपकी गंगा रिवर यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो यहाँ पे डार्लिंग रिवर आपको दिखाई पड़ रही है। तो ये सब रिवर्स हैं जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, उनकी कुछ बड़ी बड़ी रिवर्स हैं। आपको एक काम करना है कि आपको हर कॉन्टिनेंट की, मतलब जैसे साउथ अमेरिका है तो इसकी सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, ये आपको एक इसकी लिस्ट बनानी है। साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, और आपका एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। इन सब जगह की आपको मेजर जो रिवर्स हैं इनमें प्रेजेंट, या मेजर जो आपकी लेक्स प्रेजेंट हैं इसमें, या रिवर्स सॉरी जो सीज़ वगैरह इनके आसपास की प्रेजेंट हैं, उसकी आपको एक लिस्ट बनानी है। अब यहाँ पे ओशियंस वगैरह भी दिए हैं, पैसिफिक ओशियन जैसे दिया है, तो ये आपको मालूम होगा ये सबसे लार्जेस्ट ओशियन है और सबसे डीपेस्ट ओशियन भी यही है। और आर्कटिक ओशियन जो है आपकी वो सबसे स्मॉलेस्ट है। अब यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन दिखाया गया है, साउथ अटलांटिक ओशियन दिखाया गया है। अटलांटिक ओशियन जो होती है आपका एस का शेप फॉर्म करती है, ये आपको मैंने चैप्टर्स में बताया था पिछले। और आपके यहाँ पे मतलब पूरा आपको ओशियंस वगैरह इसमें दिखाए गए हैं। यहाँ पे लेक्स वगैरह जैसे कैस्पियन सी दिखाई गई है, बेकाल ब्लैक सी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जो यूरोप की डैन्यूब रिवर है ये सेकंड लार्जेस्ट है यूरोप में, और यहीं पे पास में इसका वोल्गा बहती है रशिया वाले पार्ट में, है ना, तो ये सबसे बड़ी होती है वोल्गा जो होती है यहाँ पे जो बहती है। तो कुछ इस तरह से आपको कॉन्टिनेंट्स में कौन सी लार्जेस्ट जो लार्ज रिवर हैं, लार्जेस्ट आपको वर्ल्ड में भी, और जो डिफरेंट आपकी कंट्रीज़ जो जैसे आपकी कंट्री है, या जो मेन कंट्री जैसे USA हो गई, फिर साउथ अमेरिका की कुछ चीज़ें, और यूरोप में जैसे नाइल रिवर है तो कौन कौन सी कंट्रीज़ से। तो कुछ इस तरह से आपको ये एक बार एटलस में आपको देखना है। और आपको जो मैंने बताया कि आपको लिस्ट बनानी है कि हाँ किस कॉन्टिनेंट की कौन सी रिवर बड़ी है, इस तरह से आपको यहाँ पे लिस्ट भी बनानी है। अब आगे चलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ की तरफ। अच्छा, उससे पहले हम लोग एक बार सैलिनिटी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे डू यू नो में दिया हुआ है कि सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। मान लीजिए 1000 ग्राम आपका वाटर आपने ले लिया, मतलब 1 किलोग्राम आपने वाटर ले लिया, तो इसमें जो आपके ओशियंस में प्रेजेंट जो सॉल्ट्स होंगे, जो सैलिनिटी होगी उसकी, वो करीब करीब 35 पार्ट्स पर 1000 होती है। तो 35/1000 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 1000 ग्राम वाटर में 35 पार्ट्स उसके जो होंगे वो सॉल्ट के होंगे। सैलिनिटी उसी वजह से आपकी ओशियंस में आ रही है, पार्ट्स पर 1000। ठीक है,
तो कुछ इस तरह से आपकी सैलिनिटी होती है जो डिफाइन की जाती है आपकी ओशियंस वगैरह की। अब जैसे डेड सी है, तो डेड सी में जो 1 लीटर अगर उसका आप पानी लेंगे तो उसमें 340 ग्राम्स आपकी सॉल्ट उसमें प्रेजेंट होंगे। इस वजह से उसकी सैलिनिटी जो है वो 340 ग्राम्स पार्ट्स पर 1000 है। ठीक है, मतलब 340 पीपीटी, तो 340 जो पार्ट्स हैं उस 1000 ग्राम वाटर के उसमें वो सॉल्ट के हैं। इस वजह से उसकी सैलिनिटी जो है वो 340 ग्राम्स पर लीटर है। अब इतनी सैलिनिटी होने के कारण इसमें जो आप लोग अगर तैरने जाते हो या स्विमर्स जाते हैं तो वो उसमें आराम से फ्लोट कर सकते हैं, बिना हम लोगों को तैरने की ज़रूरत नहीं, उसमें आप कूदोगे तब भी आराम से उसमें आपकी बॉडी फ्लोट करती रहेगी। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट कंटेंट इसमें प्रेजेंट है उसकी वजह से जो वाटर है आपका काफ़ी ज़्यादा डेंस हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाई वाटर। तो अपने अर्थ की 3/4 सरफेस पे पानी प्रेजेंट है, ये सभी को मालूम है। अब इतना पानी अगर आपकी अर्थ पे प्रेजेंट है तो कई सारी कंट्रीज़ वाटर की स्कार्सिटी क्यों फेस करती हैं, मतलब उनके यहाँ वाटर की कमी क्यों हो जाती है, क्यों होती है? क्योंकि जो हम लोग पानी अपने यूज़ में लेके आते हैं वो होता है फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर की अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा कम है। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सैलाइन वाटर कितना है और फ्रेश वाटर आपकी अर्थ में कितना प्रेजेंट है। तो ओशियंस में आपका लगभग 97.3% पानी, आपका जो टोटल है पानी आपकी अर्थ पे उसका 97.3% ओशियंस में आपके प्रेजेंट है या सीज़ में आपके प्रेजेंट है। फिर जो आइस कैप्स हैं, अब ये जो आप आगे चल रहे हैं यहाँ पे, ये जितना भी पोर्शन है इसमें सब में आपको फ्रेश वाटर मिलेगा। तो ये जितना भी ओशियंस और सीज़ का पानी था ये सब सैलाइन था। अब आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स, ठीक है, एटमॉस्फेयर, रिवर्स, इन सभी में आपको जो फ्रेश वाटर वहाँ से आप पा सकते हो। तो आइस कैप्स में 2% आपका पानी जमा हुआ है जो स्नो के फॉर्म में है। फिर ग्राउंड वाटर में 0.68% है। फ्रेश वाटर लेक्स में इसमें आपका 0.009% है। इनलैंड सीज, सॉल्ट लेक्स में आपका 0.009 उतना ही इसमें भी प्रेजेंट है। फिर एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर के फॉर्म में आपका पानी प्रेजेंट है वो 0.0019 के फॉर्म परसेंटेज में है। फिर रिवर्स के अंदर जो पानी प्रेजेंट है वो 0.0001 इतना ही है। मतलब सोचिए आप कितना कम है रिवर्स के अंदर पानी। तो आपके लिए जो पीने का पानी बचता है वो सोचिए आप कितना ज़्यादा कम है, क्योंकि आप फ्रेश वाटर को यूज़ कर सकते हो, वो भी आपको डायरेक्टली मिल नहीं पा रहा है। कहीं आइस कैप्स के फॉर्म में है, कहीं ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है, कहीं लेक्स वगैरह में प्रेजेंट है, फिर कहीं वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो रिवर्स से या जो आपको ग्राउंड वाटर से आप निकाल रहे हैं पानी पीने के लिए अपने, तो वो बहुत ज़्यादा कम उसकी अमाउंट है। ये सब आप अगर एडअप कर दोगे तो 100% आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा ये वाटर कंटेंट जो आपकी अर्थ पे प्रेजेंट है। अब इसको हम लोग एक एक्टिविटी करके भी प्रूफ कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको 2 लीटर का पानी का बॉटल वगैरह आपने ले लिया, या आपने 2 लीटर पानी कहीं किसी कंटेनर में आपने ले लिया। अब उसमें से उस 2 लीटर के पानी में से आपने 12 स्पूंस जो पानी है उसको आपको कहीं पे निकाल लेना है आपको। ठीक है, अब ये जो 12 स्पूंस हैं ये आपके निकालने के बाद जितना भी पानी आपका बचा होगा उसमें, उस कंटेनर में जो 2 लीटर में से बच गया पानी, वो सब आपका प्रेजेंट है मान लीजिए आपकी ओशियंस में और सीज़ में। तो वो सब सॉल्टी वाटर है, सैलाइन वाटर है, वो आपके यूज़ के लिए वो बिल्कुल नहीं है। अब इसके बाद इन 12 स्पूंस में से क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 9 स्पूंस आपको फिर निकाल लेना है। ये 9 स्पूंस आपके शो करेंगे किसको, आइस कैप्स में जो ट्रैप्ड पानी है जो स्नो के फॉर्म में प्रेजेंट है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद अब जब 9 स्पूंस आपने निकाल लिए तो बचे कितने स्पूंस आपके, 3 स्पून वाटर आपके पास बचा हुआ है। अब 3 में से 2 स्पून आप निकाल लीजिए, वो पानी आपका प्रेजेंट है कहाँ, किसके फॉर्म में, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, जो ज़मीन के अंदर पानी उसका प्रेजेंट है। तो अब 2 और निकाल लिए तो बचे 1 ही। अब 1 स्पून में से भी आधा आप जब निकाल दोगे तो वो आपकी जो फ्रेश वाटर लेक्स वगैरह हैं उसके अंदर आपका प्रेजेंट है। तो आधा चम्मच पानी खाली फ्रेश वाटर लेक्स में प्रेजेंट है, समझ लीजिए इतना हुआ है ना। और उसके बाद जो आखिरी में एकदम बच गया एक ड्रॉप पानी जो आपका बचा वो आपका प्रेजेंट है कहाँ पे, रिवर्स के अंदर जो पानी है। तो सोच लीजिए आप कितना ज़्यादा इसमें डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है। ये तो आपको मालूम ही है कि वाटर कितना ज़्यादा आपकी सर्वाइवल के लिए इसेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर अलोन कैन क्वेंच और आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। ठीक है, तो हम लोगों की प्यास बुझाने का काम वही करता है।
नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रेसियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली। अगर हम लोग पानी को वेस्ट करते हैं, आपने जैसे आपने एक मग्गा यूज़ करना चाहिए था पानी, आपने उसकी जगह पे 2 मग्गे 3 मग्गे पानी यूज़ कर लिया, तो कुछ इस तरह से आप पानी रेगुलरली आप वेस्ट कर रहे हो, है ना। आपने जो बर्तन धुलने के लिए या इन सब चीज़ों के लिए आपने जो पानी जो थोड़ा सा गंदा रहा होगा उसको आप यूज़ कर सकते थे, आप उसकी जगह पे भी हर जगह पे आप फ्रेश वाटर का यूज़ कर रहे हो जो आप ड्रिंकिंग के यूज़ में ला सकते थे, है ना। अगर इस तरह का पानी आप लगातार यूज़ करोगे या ड्रेनेज में बहाओगे तो आपका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, जो फ्रेश वाटर है जो आप लोग यूज़ कर सकते हो वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और एक बैलेंस आपका बन नहीं पाएगा, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर जनरेशन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्रिएट। अब इन्हीं सब से कुछ रिलेटेड जो न्यूज़ में आपकी कटिंग्स वगैरह आती हैं, जो न्यूज़ में आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, वो सब यहाँ पे दिए गए हैं। जो आप रेगुलरली पेपर पढ़ते हो उसमें भी आते होंगे, आप उसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। और वहाँ से आप 2 चीज़ें आप निकालने की कोशिश करिए कि वाई इज़ वाटर इंपॉर्टेंट फॉर अस, हम लोगों को पानी की आवश्यकता क्यों होती है, हम लोगों की लाइफ में वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताइए कि सजेस्ट सम वेज इन विच वाटर कैन बी कंजर्व्ड, आप लोग कैसे वाटर को कंजर्व कर सकते हो अपने होम्स में और अपने स्कूल में, इन सब जगहों पे आप पानी को और कैसे ज़्यादा बचा सकते हो, इसको आप लोग आंसर करने की कोशिश करिए। अब हम लोग चलते हैं ओशियन सर्कुलेशन की तरफ कि ओशियन में जो वाटर प्रेजेंट है वो कैसे सर्कुलेट करता रहता है आर पार। आप लोग कभी कोस्टल एरियाज़ में गए होंगे, शी शोर्स के इलाके में, बीचेस पे आप कभी गए होंगे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता होगा। क्यों? कई बार आप उस पर वॉक करते होगे बेयर फीट, जो शी शोर है उसके ऊपर, तो जो वेट सैंड है बीच की या कूल ब्रीज़ है वहाँ पे जो चल रही है आपको मिल पा रही है। फिर सी बर्ड्स को देखते होगे, उनकी साउंड को सुनते होगे। द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर, जो वहाँ पे सॉल्टी है काफ़ी ज़्यादा तो उसकी स्मेल भी आपको मिल पाती होगी, आपकी जो एयर आप इनहेल कर रहे होते हो। फिर जो वेव्स हैं उनकी आवाज़, जो उठने की गिरने की जो आवाज़ लगातार आती रहती है, वो भी आपको ये सब काफ़ी ज़्यादा मेस्मराइज़ करती हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं आपको। एवरीथिंग इज़ सो फैसिनेटिंग, आपको बहुत अच्छा फील होता है वहाँ पे। ये जो आपके पॉन्ड्स का पानी होता है या लेक्स का पानी होता है, ये काम वाटर्स हैं, इनमें इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन जो ओशियन वाटर होता है वो लगातार मूव करता रहता है, मूविंग कॉन्टीन्यूसली, ये लगातार मूव करता रहता है हमेशा, दिन रात 24 घंटे 365 दिन हमेशा ये मूव करता रहता है। इट इज़ नेवर स्टिल, ये कभी भी रुकता नहीं है। द मूवमेंट्स दैट अकर इन ओशियंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज, अब इसमें जो मूवमेंट्स होती हैं उसको हम लोग कैसे अगर हम लोग बड़े तौर पे लेके चलें तो उसको हम लोग 3 टाइप्स के मोशंस में, उनको मूवमेंट्स में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। क्या क्या? वेव्स हो गई, टाइड्स हो गई और करेंट्स हो गई। आगे हम लोग इन तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा। फिर ये जो मार्च 22 है अपना, इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे के तौर पे। व्हेन द नीड टू कंजर्व वाटर इज रीइंफोर्स्ड इन डिफरेंट वेज, ठीक है। तो हम लोग इसमें इस दिन को पानी को बचाने के कई सारे तरीके हम लोग सोचते हैं, करने की कोशिश करते हैं। हम लोग को करना ये सालों के साल चाहिए, लेकिन इससे और ज़्यादा इन्फोर्स होता है कि हम लोग कोई चीज़ अगर एक सेट पैटर्न में अगर बैठा लेते हैं अपने दिमाग में तो वो और अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। इसलिए इस तरह की चीज़ें आपकी जो डेज़ वगैरह बनाए जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा बनाए जाते हैं जिससे आप उसको फील कर सकें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। कई बार आपने टीवी वगैरह पे देखा होगा या आप खुद कभी अगर बीचेस वगैरह पे गए हों तो वहाँ पे आप मान लीजिए थ्रो बॉल वगैरह खेल रहे हैं, ठीक है। तो आपकी बॉल अगर जो ओशियन का वाटर है उसके अंदर गिर जाती है तो वो पानी उसको लाके शोर्स पे वापस से छोड़ जाता है, पानी की जो वेव्स आएंगी उसके थ्रू वो वापस से आके वहाँ पे आपको बॉल मिल जाएगी। अब ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको उन सब जगहों पे जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ये जो रिटर्निंग वेव्स होती हैं, जो वापस से पानी जा रहा होता है, ये आपको भी खींच सकता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें फोर्स प्रेजेंट होती है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, ये आपको भी अंदर की ओर घसीट सकता है, तो इससे आपको थोड़ा सा बचना भी चाहिए। इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स, तो कई बार ये जो बॉल होती है ये वापस से ले आई जाती है पानी के द्वारा, जो वेव्स होती हैं उसके द्वारा। अब जो पानी ओशियंस का इस तरह से कुछ उठता है ऊपर और नीचे की ओर गिरता है, बार बार ये उठता है नीचे गिरता है, इसी को हम लोग वेव्स के फॉर्म में बोल देते हैं कि ये जो ओशियन की वेव्स हो गई। बनती क्यों हैं ये? क्योंकि जो विंड होती है, जो यहाँ पे हवा चलती रहती है, वो इसको काटने की कोशिश करती है। जिधर से मान लीजिए इधर से आपकी वेव्स आ रही हैं, इधर से आपकी हवा गई और इसको हवा ने काटने की कोशिश की और इसकी वजह से आपकी वेव्स जो हैं यहाँ पे जनरेट हो जाती हैं। वो आपकी फिर अल्टरनेटली उठेंगी गिरेंगी, उठेंगी गिरेंगी, इस तरह से आपकी
लगातार वेव्स चलती रहेंगी इसमें। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी विंड होगी उतना ज़्यादा आपकी बिग जो होगी वो वेव होगी। अब जब कभी तूफ़ान वगैरह आता है तो हवाएं जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड पे चलने लग जाती हैं। इसकी वजह से जो वेव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूज होती हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनती हैं। अब ये कोस्टल एरियाज़ वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से नुकसान हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ह्यूज वेव्स जब होंगी तो आके कोस्टल एरियाज़ पे जब वो टकराएंगी तो वहाँ पे जो बीचेस वगैरह होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जो लोग वहाँ पे रह रहे होंगे उनको नुकसान हो जाएगा। तो ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन ये कॉज करती हैं। अब इनके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? हो सकता हो अर्थक्वेक वगैरह आया हो, है ना। अर्थक्वेक की वजह से आपका ये हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से हो सकता है, या अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स। इनकी वजह से होता क्या है कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो ओशियन का वाटर है वो शिफ्ट हो जाता है कहीं ना कहीं पे। इसकी वजह से आपकी ये जो वेव्स हैं ये भी बनने लग जाती हैं, और इन वेव्स को हम लोग सुनामी का नाम देते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट अ ह्यूज टाइडल वेव, यहाँ पे टाइडल वेव्स बन रही थी जो आपकी अर्थक्वेक की वजह से, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, या अंडर वाटर लैंडस्लाइड की वजह से, जो पानी लार्ज अमाउंट्स में ओशियन का शिफ्ट हुआ है उसकी वजह से जो आपकी टाइडल वेव्स बन पा रही थी, ह्यूज टाइडल वेव्स बन पा रही थी, उसको हम लोग सुनामी कहते हैं। अब ये 15 मीटर तक हाई हो सकता है नॉर्मल केसेस में, या अभी तक की जो मेजर्ड सबसे हाईएस्ट सुनामी है वो आपकी 150 मीटर हाई तक थी। जो इनकी वेव्स हैं, मतलब वेव्स इनकी 15 मीटर हाई तक है, या जो हाईएस्ट वाली गई वो 150 मीटर तक हाई चली गई। सोचिए कितना ज़्यादा ऊंचा होगा। फिर इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। जो ये वेव्स आती हैं कोस्टल एरियाज़ की तरफ जो बढ़ती हैं जिस स्पीड से, वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कभी 700 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। फिर जो 2004 में 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी, जो इंडिया में आई थी, जो अफ्रीका की कोस्ट तक पहुंच गई थी, ये आपकी जो सुनामी थी इसकी स्पीड और भी ज़्यादा थी। ये 800 किलोमीटर पर आवर तक इसकी स्पीड थी। इस सुनामी में ही आपका जो इंदिरा पॉइंट है, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था अपने इंडिया का, वो जो अंडमान और निकोबार आइलैंड में आर्किपेलागो में जो प्रेजेंट था, वो सबमर्ज हो गया इसी सुनामी के अंदर, वो डूब गया। अब हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो पानी के अंदर नीचे जा चुका है। सुनामी को हम लोग हार्बर वेव्स भी कहते हैं। सुनामी एक जापानीज़ वर्ड है इसी हार्बर वेव्स के लिए। हार्बर वेव्स इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी ये सुनामी वगैरह आती है तो हार्बर्स जो होते हैं, जहाँ पे जो आपकी शिप्स वगैरह हैं आके लगती हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब एक बार इनका कॉज पूरे अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है सुनामी का। यहाँ पे मान लीजिए आपका ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जहाँ जो सरफेस है अर्थ की जिस पे हम लोग रह रहे हैं वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। इसके बाद सी लेवल के नीचे आपका यहाँ पे ये आपका ओशियनिक क्रस्ट आपको यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। अब जो ओशियनिक क्रस्ट है इसमें आपकी कहीं ना कहीं जो आपको मैंने लिथोस्फेरिक प्लेट्स आपको पढ़ाई थी, तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स में कहीं कहीं पे होंगी प्रेजेंट। तो यहाँ पे मान लीजिए आपकी ये दो प्लेट्स आपस में प्रेजेंट हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये दो प्लेट्स जो हैं इसके नीचे कहीं पे जाके आपका मैग्मा वगैरह प्रेजेंट होगा, जो लगातार जिसमें कन्वेक्शनल वाली साइकिल उसमें जिसमें चलती रहती है, जिसकी वजह से आपके वॉल्केनोज आ रहे थे, अर्थक्वेक्स वगैरह आ रहे थे। मतलब जो मैग्मा में मूवमेंट लगातार चल रहा था, जिसकी वजह से आपकी ये जो प्लेट्स हैं, ये बाउंड्रीज़ हैं, ये आपकी खिसकती रहती हैं आगे पीछे की तरफ, है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से रोटेशन लगातार चल रहा होगा। अब इसी की वजह से जो आपकी ये प्लेट्स हैं ये भी खिसक रही होंगी। ये मान लीजिए इस तरह से आपका मूव कर रहा है, तो ये भी तो साथ में आपके इधर की ओर खींची जा रही है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, मान लीजिए यहाँ एक्टिविटी ज़्यादा है तो ये आपकी जो प्लेट होगी ये इसके नीचे हो सकता हो आ जाए, तो ये प्लेट आपकी ऊपर चली जाएगी और ये प्लेट इसके नीचे आ जाएगी, है ना। इस तरह से कुछ हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे इन दोनों जो प्लेट्स हैं इनमें जो है रगड़ होगी तो इसकी वजह से आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होगी, जो आपके एक अर्थक्वेक में हो रहा था, जो आपको मैंने बताया था। अब यहाँ पे आपने देखा होगा ये जब नीचे की ओर आ गया तो ये क्रस्ट जो था ये नीचे की ओर चला गया, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप यहाँ पे बन गया होगा। इस गैप को फिल करने के लिए जो यहाँ पे सी लेवल पे जो वाटर यहाँ पे आपका प्रेजेंट था, ये नीचे की ओर भागा होगा इस गैप को फिल करने के लिए। जब इसको गया होगा, फिल किया होगा, तब यहाँ पे आपके जो बीचेस वगैरह हैं या शी शोर्स वगैरह हैं, यहाँ से पानी रिसीड होते हुए दिखाई पड़ा होगा। ये पानी आपका पीछे की तरफ जो है सीज़ में चला जाता है, ओशियंस में पीछे की तरफ चला जाता है, रिसीड कर जाता है।
क्योंकि ये पानी यहाँ पे इस गैप को फिल करने चला गया। अब यहाँ पे जो आपकी एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ हुई थी इस रगड़ की वजह से, जो अर्थक्वेक यहाँ पे आया था नीचे की तरफ, है ना, तो यहाँ से ये वेव्स की फॉर्म में ऊपर की ओर उठेगा, है ना, तो ये वेव्स की फॉर्म में ऊपर की ओर जाएगा और इसी से आपकी यहाँ पे वाटर की सरफेस में आपकी वेव्स कुछ इस तरह की डेवलप हो जाएंगी, जो आगे की ओर इधर की ओर बढ़ेंगी, इधर की ओर बढ़ेंगी, है ना। यहाँ पे ये वेव्स यहाँ पे इस तरह से कुछ डेवलप हो जाएंगी। अब मान लीजिए इस जगह पे जहाँ पे ये आया था, यहाँ पे डेप्थ बहुत ज़्यादा रही हो, जो पानी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अमाउंट में प्रेजेंट रहा हो, डेप्थ उसकी बहुत ज़्यादा रही हो। अब जैसे जैसे कोस्ट की तरफ जाएंगे, हो सकता हो कुछ इस तरह का जो है आपका ओशियनिक क्रस्ट रहा हो, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसकी जो डेप्थ है वो कम होती जा रही, लेकिन जो आपकी जो वेव्स हैं उनका जो एम्पलीट्यूड था वो कम नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा, क्योंकि उसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा है। अब ये एम्पलीट्यूड आपका जो है बाहर निकलते चला जाएगा और इसकी वजह से आपकी जो वेव्स होंगी बहुत ज़्यादा हाइट तक आपको देखने को मिलेंगी और बहुत ज़्यादा दूर तक आपका कवर कर लेंगी इस एरिया को। तो इस तरह से कुछ आपकी जो हार्बर वेव्स हैं, जो आपकी सुनामी है वो आती है, अप्रोच करती है। तो ये यहाँ पे आपकी जो स्टोरी दी है सुनामी की, वही जो 26 दिसंबर 2004 को जो आई थी, आपकी सुमात्रा जो इंडोनेशिया में प्रेजेंट है उसके वेस्टर्न कोस्ट की साइड पे आई थी, उसका एपिसेंटर था। तो ये स्टोरी आप लोग पढ़िएगा, है ना। इसमें जो फर्स्ट इंडिकेशन आपको सुनामी का आप जान सकते हो कि अप्रोच कर रही है, उसका यही होता है कि रैपिड विड्रॉवल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन, जो आपको मैंने बताया ना, जब पानी बहुत तेज़ी से रिसीड करता है, पीछे की तरफ जाता है कोस्टल इलाकों में, तभी आपको समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई डिस्ट्रक्टिव वेव इसको फॉलो कर रही होगी, मतलब सुनामी की वेव्स कहीं ना कहीं से आ रही होंगी। तो आपको वहाँ से मिनिमम आपको 3 किलोमीटर की दूरी तो बना लेनी चाहिए, जितनी जल्दी आप जा। ये तो बात हो गई आपकी वेव्स की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइड्स क्या होते हैं। तो द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। जो रिदमिक राइज एंड फॉल होता है ओशियन वाटर का, मान लीजिए ये आपका सी शोर है का इलाका है, यहाँ पे आपका सी यहाँ तक आती है, यहाँ तक, है ना, और आपका मान लीजिए यहाँ तक आपका ये आपका पूरा सी शोर का इलाका है। अब सी आपकी यहाँ पे मान लीजिए प्रेजेंट है, किसी दिन के एक समय में ये हो सकता हो उठ के यहाँ तक आ जाती हो सी आपकी राइज करके, यहाँ पे पूरे में पानी आपका भर गया। ठीक है, अब कई बार होगा कि ये पानी आपका फिर से वापस से नीचे चला जाएगा, हो सकता है और नीचे चला जाए, इस तरह से, है ना। तो ये आपका जो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ तक जहाँ तक ये पानी आएगा और लोएस्ट पॉइंट जहाँ तक जाएगा, तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट जहाँ तक आएगा इसको हम लोग कहेंगे हाई टाइड। ये पूरा पूरा आपका फिल हो जाएगा और जब ये वापस से लौट जाएगा, रिसीड कर जाएगा अपने लोएस्ट पॉइंट तक, उसको हम लोग कह देंगे लो टाइड। तो इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर। तो कुछ इस तरह से आपका हाई टाइड और लो टाइड होता है। अब हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि स्प्रिंग टाइड्स क्या होती हैं और नीप टाइड्स क्या होती हैं। इसको समझने से पहले तो ये समझिए कि ये जो आपकी हाई टाइड लो टाइड हो रही थी, ये हो क्यों रही थी। ये हो क्यों रही थी, इस वजह से क्योंकि मून होता है और सन होता है, ये दोनों ग्रेविटेशनल पुल अपना डालते हैं किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो अब अर्थ के ऊपर पानी प्रेजेंट है, पानी होता है बहुत ईजिली वो जो है मूव हो सकता है कहीं भी किसी भी वेसल में। तो अब जब इजीली मूव कर सकता है, तो ये जब ग्रेविटेशनल पुल लगाएंगे ये मून और सन, तो उनकी तरफ ये खींचेगा बाहर की ओर, और इन्हीं की वजह से आपका हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं। जो यही ग्रेविटेशनल पुल है मून का, सन का, इसी की वजह से आपके हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं। अब पहले हम लोग समझते हैं कि स्प्रिंग टाइड्स क्या होते हैं, और इसको भी समझने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि न्यू मून क्या होता है और फुल मून क्या होता है। तो ये जो कंडीशन है आपकी, जिसमें अर्थ और सन के, और जब ये अर्थ जो है आपका सन को ऑर्बिट कर रहा होगा, इन दोनों को बीच में आ जाएगा जब मून, है ना, अर्थ और सन के बीच में जब आ जाएगा मून, तो इसको हम लोग कहते हैं न्यू मून। ये आपको मैं बता चुका हूँ साइंस की क्लास में। तो ये आपका कंडीशन होती है, इसको कहते हैं हम लोग न्यू मून। और ये जो नीचे वाली कंडीशन है आपकी, जिसमें सन और मून के बीच में अर्थ रहता है, इसको हम लोग कह देते हैं क्या, फुल मून। फुल मून में आपको फुल मून दिखाई पड़ता है और न्यू मून में आपको मून जब नहीं दिखाई पड़ता है, पूरी तरीके से डार्क रहता है ना, तो उसको हम लोग न्यू मून कहते हैं। तो ये दो कंडीशंस आपको पहले तो पता होनी चाहिए। अब इन्हीं दोनों कंडीशंस में आपके सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स भी होते हैं। क्यों होते हैं वो आपको मैं आगे की क्लासेस में बताऊंगा, क्योंकि आपकी जो मून होती हैं वो कुछ जो मून की ऑर्बिट होती है अर्थ के अराउंड, वो भी थोड़ा सा टिल्ट रहती है 5 डिग्रीज़ का, इस वजह से आपका
कुछ इस तरह से मून इस पर चलता है, तो आपका फुल ये जो आपका फुल मून की जो कंडीशन है वो बन पाती है। मून यहाँ पे होगा आपका फुल, इस पे जो है इल्यूमिनेशन आपका पड़ेगा सन का, मतलब सॉरी सन की लाइट आपकी जो है पूरी तरीके से इस पे पड़ेगी और आपको मून जो है पूरा पूरा दिखाई पड़ेगा अर्थ से। तो इस तरह से कुछ होता है ना। तो ये मून जब आपका स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका लूनार इक्लिप्स बन जाएगा, यहाँ पे आपका सोलर इक्लिप्स बन जाएगा। ये तो खैर अलग की चीज़ है। अब पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे स्प्रिंग टाइड आ कैसे रही है। स्प्रिंग टाइड में आप दो कंडीशंस देख पा रहे हैं, न्यू मून और फुल मून। तो न्यू मून में क्या होता है, सन और मून ये दोनों जब अर्थ के इस साइड में आपके प्रेजेंट हैं, एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं जब, तब सन की ग्रेविटेशनल पुल और मून की ग्रेविटेशनल पुल ये दोनों लग जाती हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल आपकी टाइड्स आ जाती हैं अर्थ के ऊपर। तो ये जो टाइड हाई टाइड होगी आपकी बहुत ज़्यादा हाई होगी, है ना। तो ये टाइड जो होगी आपकी बहुत स्ट्रांग होगी। और ऐसे ही आपका जब फुल मून होगा तब भी ये तीनों आपके अलाइन हैं, इसमें भी आपकी जो ग्रेविटेशनल पुल लगेगी मून की और सन की बहुत ज़्यादा होगी, इस वजह से टाइड्स जो होंगी वो हाई होंगी। तो ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड टाइड्स आर हाईएस्ट। इसी वजह से टाइड्स जो होंगी वो हाईएस्ट होंगी। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, इन्हीं को हम लोग स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग नीप टाइड्स की तरफ। की नीप टाइड्स क्या होती हैं, जब आपका मून अपनी ऑर्बिट में जब फर्स्ट क्वार्टर में होगा और फोर्थ क्वार्टर में होगा, मतलब अर्थ के इस साइड में होगा जब आपको यहाँ पे हाफ मून दिखाई पड़ेगा और नीचे की साइड आएगा जब तो हाफ मून दिखाई पड़ेगा, तब आपके होंगे क्वार्टर्स। तो ये फर्स्ट क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर, ये जब इस कंडीशन में आपका मून प्रेजेंट होगा तब आपकी जो अर्थ है उसके ऊपर प्रेजेंट ये जो ओशियन वाटर है इसके ऊपर ये ग्रेविटेशनल पुल जो डालेगा वो डायगोनली अपोजिट होगी किसके, सन के पुल के, है ना। सन की जो ग्रेविटेशनल पुल है इस तरह से लग रही और मून की इस तरह से लग रही, तो डायगोनली अपोजिट हो गया यहाँ पे। इसकी वजह से आपका जो पुल होगा वो कम होगा। जो ये यहाँ पे हाई टाइड आपको दिखाई पड़ रही थी उससे आपको कम यहाँ पे लो टाइड आपको यहाँ पे शो होगी, क्योंकि दो तरफ यहाँ पे डायगोनली अपोजिट डायरेक्शंस में इसको खींचा गया। तो when the moon is in its first and last quarter, the ocean waters get drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides। तो इन सब जगहों पे आपकी लो टाइड्स आएंगी, इसकी वजह से आपका इसको हम लोग कहेंगे नीप टाइड्स। दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स। अब जो हाई टाइड्स होती हैं वो आपकी हेल्प करती हैं किसमें, नेविगेशन में। कैसे, जब हाई टाइड्स आपकी होंगी तो शोर्स के ऊपर पानी ऊपर तक आ जाएगा, अपने हाईएस्ट लेवल तक आ जाएगा। जब ऐसा होगा तो हो सकता हो जो आपकी जो शिप्स होंगी वो हार्बर्स पे आराम से पहुंच सकेंगी, है ना। आराम से आपके आके पोर्ट सिटीज़ के आसपास आके ये आराम से रुक सकेंगी। और ये जो हाई टाइड्स होती हैं ये फिशिंग में भी हेल्प करती हैं। क्यों, अब जब ये हाई टाइड होगी, हाईएस्ट लेवल पे आपका पानी आएगा ओशियन का, तो इसमें जो प्रेजेंट फिशेज़ होंगी वो भी तो चल के यहाँ तक आएंगी, है ना। जब यहाँ पे आएंगी तो यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड्स भी अच्छे अच्छे बनेंगे। और साथ ही साथ कई जगह पे यही जो राइज एंड फॉल है ड्यू टू टाइड्स, जो ओशियन वाटर का राइज एंड फॉल होता है उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करते हैं, जिसको हम लोग टाइडल एनर्जी भी बोलते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ओशियन करेंट्स क्या होते हैं। अभी आप मैप देखिए, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि पूरी तरीके से वाटर बॉडी अपनी अर्थ पे प्रेजेंट है और कॉन्टिनेंट्स बीच बीच में प्रेजेंट हैं। तो इसमें जो अपना अर्थ है वो रोटेट भी कर रहा है, तो उसकी वजह से अपना जो वाटर है वो भी लगातार उसमें भी मोशन बना रहता है। अब ये मोशन जो बना हुआ है ये आपका जो इक्वेटर की तरफ जो पानी होगा वहाँ के आसपास का जितना भी पानी होगा वो थोड़ा गर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे लगातार आपको इंसोलेशन जो सन की रेज़ हैं वो लगातार इस पर पड़ पा रही हैं। और वहीं पे जो आपका जो पोलर एरियाज़ होंगे इधर के साइड के और नीचे के साइड के जो पोलर एरियाज़ होंगे जहाँ पे सन की रेज़ स्लैंटेड पड़ती हैं, कम पड़ पाती हैं, तो वहाँ पे ठंडा पानी होगा, क्योंकि इसके आसपास बर्फ़ बनी हुई है, ठंडा इलाका है, यहाँ पे पूरा ठंडा पानी होगा। तो यहाँ पे देखते हैं ओशियन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनिट डायरेक्शंस। तो जो ओशियन करेंट्स होती हैं वो स्ट्रीम्स ऑफ वाटर होती हैं जो लगातार कॉन्स्टेंटली फ्लो करती रहती हैं ओशियन की सरफेस पे किसी ना किसी डेफिनेट डायरेक्शन में। ये जो ओशियन करेंट्स होती हैं ये वार्म हो सकती हैं या कोल्ड हो सकती हैं। जो आपको मैंने बताया ना, इक्वेटर के आसपास का जो पानी होगा वो थोड़ा सा गर्म होगा, जो पोलर रीजन्स के आसपास का होगा वो थोड़ा कोल्ड होगा। तो जो ओशियन करंट होंगी उसी के अकॉर्डिंगली वार्म हो सकती हैं या कोल्ड हो सकती हैं। और इसी की वजह से जनरली द वार्म ओशियन करेंट्स ओरिजिनेट नियर दी
इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स दी पोल्स। तो जो वार्म ओशन करंट्स होंगी वो इक्वेटर के आसपास से जनरेट होंगी और वो मूव करेंगी पोल्स की तरफ, और जो कोल्ड करंट्स होंगी वो पोलर एरियाज में जनरेट होंगी और मूव करेंगी ट्रॉपिकल या लोअर लेटीट्यूड्स की तरफ, नीचे की तरफ, मतलब इक्वेटर के साइड में उनका मूवमेंट होगा। ये मूवमेंट हो क्यों रहा है? हर जगह आपको मैंने कन्वेक्शन साइकिल एक बताई है कि किस तरह से आपका जो जहाँ से कोई चीज़ गर्म हो रही थी वो ऊपर उठ रही थी और फिर जो है ठंडी होकर वो नीचे आ रही थी, कुछ इस तरह से मूवमेंट लगातार चल रहा था। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे भी मूवमेंट हो रहा है। इसके लिए हम लोग एक्टिविटी ये करके देखते हैं। फिल 3/4 ऑफ अ बकेट विद टैप वाटर। आपको एक बाल्टी ले लेनी है, उसमें आपको पानी भर देना है। इतना आपने मान लीजिए पानी इसमें भर दिया। अब एक साइड से आपने इसमें इमर्जन रॉड डाल दी जो पानी को गर्म करती है, ठीक है, यहाँ पे आपने डाल दिया। और एक साइड में आपने फ्रिज से निकाली हुई बर्फ़ को यहाँ पे ट्रे को रख दिया। अब इसमें आपको कोई इंक, इसमें ब्लू इंक, रेड इंक कोई आप डाल के इसमें देखिए, और इसको आपको रॉड को ऑन कर देना है ना। तब आप क्या देखेंगे कि यहाँ का पानी जो होगा वो गर्म होगा, यहाँ का पानी जो होगा वो ठंडा होगा। तो ये धीरे धीरे कुछ इस तरह से रेड इंक जो होगी कुछ इस तरह से लगातार इसमें मूव करना धीरे धीरे शुरू कर देगी। मतलब गर्म पानी की तरफ से ये भागेगी किधर? ठंडे पानी की तरफ, और नीचे से फिर से इधर आएगी और फिर से ऐसे ऐसे लगातार इसमें साइकिल बन जाएगी। तो कुछ इसी तरह से आपका जो इक्वेटर्स के आसपास का जो गर्म पानी है वो लगातार मूव करता रहता है किसकी तरफ? जो हायर लेटीट्यूड्स हैं, मतलब पोलर एरियाज़ की तरफ लगातार मूव करता रहेगा। और जो पोलर रीजन्स का जो पानी है या ठंडा पानी है, जो हायर लेटीट्यूड्स का पानी है, वो लगातार लोअर लेटीट्यूड्स की तरफ, ट्रॉपिकल लेटीट्यूड्स की तरफ, इक्वेटर की तरफ मूव करता रहेगा, नीचे की ओर आता रहेगा। ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और वैसे ही आपका सदर्न हेमिस्फीयर में जो आपका यहाँ पे इस तरह से कुछ आपको मूवमेंट दिखाई पड़ेगा। ये गर्म पानी नीचे की ओर जाएगा पोलर एरियाज़ की तरफ, और पोलर एरियाज से निकल के ये फिर से जो आपके इक्वेटर वार्ड्स इसका मूवमेंट आपको दिखेगा ओशन करेंट्स का। अब जैसे यहाँ पे जो नीले एरोज से आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे ये लेब्राडोर करंट आपको दिख रहा होगा, ये पोलर एरिया से नीचे की ओर आ रहा है, तो ये ठंडा होगा करंट, ये कोल्ड करंट होगा। और यहाँ पे आपको गल्फ स्ट्रीम जैसे दिख रही है, तो ये इक्वेटर की तरफ से ये पोलर साइड की तरफ या हायर लेटीट्यूड्स की तरफ जा रही है, तो ये गर्म पानी होगा, इक्वेटर से निकल रहा है क्योंकि, तो ये हॉट आपकी करंट होगी, वार्म करंट होगी। अब ये जो ओशन करंट्स होते हैं ये आसपास के एरिया को अपने इन्फ्लुएंस भी करते हैं। जैसे गर्म पानी है, गर्म करंट है, तो वो वहाँ का एरिया को थोड़ा सा गर्म करेगी, और जो ठंडा करंट है वो अपने आसपास के एरिया को ठंडा करेगा। तो अब ये दोनों जब आपस में आके मिलेंगी यहाँ कहीं आपके नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट के आसपास में, तो यहाँ का पानी ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा और ना बहुत ज़्यादा गर्म होगा, इसलिए ये बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स को बनाएगा। यहाँ पे आप फिशिंग जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। यहाँ से जो फ़िश कैचिंग है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल सकती है। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे आपको जापान के आसपास दिख सकता है। यहाँ पे एक ठंडा करंट आपको दिखाई पड़ रहा है और यहाँ से नीचे से आपका एक वार्म करंट जा रहा है ना। तो इस तरह से जहाँ भी इन दोनों जो वार्म करंट या ठंडा जो कोल्ड करंट है, ये दोनों जब मिलेंगे तो वहाँ का जो पानी होगा वो इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा फिशेस के लिए कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिशेस आएंगी और उनको कैच करना काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। तो इसलिए द एरियाज़ वेयर द वार्म एंड कोल्ड करेंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे ये दोनों ठंडे और गर्म जो करेंट्स हैं, ये जो आपस में जब मिलेंगे तो यहाँ पे आपका फॉगी वेदर भी थोड़ा सा बनेगा, है ना। वहाँ का जो वेदर होगा वो थोड़ा सा फॉगी होगा, धुंध टाइप का वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन। तो ये नेविगेशन के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ये था आपका चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको भी ज़रूर प्लीज़ करते रहा कीजिए। जैसे यहाँ पे रीजंस वगैरह मांगे गए कि ओशन वाटर इज़ सॉल्टी क्यों होता है, फिर द क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ डिटेरियोरेटिंग, पानी की क्वालिटी है जो फ्रेश वाटर है वो क्यों बेकार होता जा रहा है। फिर आपको यहाँ पे जैसे टिक द करेक्ट आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे द प्रोसेस ऑफ विच वाटर कॉन्टिन्यूली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियंस एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज कॉल्ड वाटर साइकिल हो गया ये। फिर जनरली द वार्म ओशियन करेंट्स ओरिजिनेट नियर दी, तो वार्म ओशियन करेंट कहाँ से बन रही थी? इक्वेटर के आसपास से। फिर द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड, ये भी बताया आपको मैंने। तो कुछ इस तरह से जो एक्टिविटीज़ हैं इनको आप लोग जरूर कर लिया कीजिए। जब आप ये पूरा चैप्टर आप पढ़ लें उसके बाद अगर आप एक्टिविटी को अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको चैप्टर थोड़ा सा अच्छे से समझ में आया होगा।